सो हेलो फ्रेंड्स, आप स्वागत है मेरे नए वीडियो में जिसमें लोग पाइथन के एक नए वीडियो के साथ आ चुके हैं, जिसमें हम लोग ट्यूटोरियल नंबर 7 के पार्ट 2 के साथ आ चुके हैं। अगर आपने मेरा पिछला पार्ट नहीं देखा है तो वहाँ पर आप यहाँ पर आई बटन पे आ रहा होगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं ये पार्ट। अगर आपने मेरी अभी तक पाइथन की पूरी प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जाके आप पाइथन की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, या फिर आई बटन पे आ रहा होगा यहाँ पर जाके भी आप मेरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। और इस अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर ली है तो आपको ये जो वीडियो है ये समझने में थोड़ी आसानी पड़ेगी और पाइथन के बारे में आपको काफ़ी कुछ पता होगा ऑलरेडी। तो बिना किसी तरीके की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानने वाले ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस एंड पिक्चर्स। इसका मतलब क्या है कि हम लोग ऑब्जेक्ट और क्लासेस में कुछ पिक्चर विक्चर इंसर्ट करने वाले हैं? नहीं, इस वाले टॉपिक में हम लोग ग्राफिकल अप्रोच के बारे में, मतलब ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस में हम लोग कुछ ग्राफिकल अप्रोच डालेंगे, कुछ ग्राफिक का तड़का डालेंगे। अब जिसने भी मेरी ये प्लेलिस्ट देखी होगी वो ग्राफिक वर्ड सुनते ही उसके दिमाग में एक चीज आया होगा, जो होगा टर्टल मॉडल, जो मैंने इस वीडियो में बात की थी। ट्यूटोरियल नंबर 3 में मैंने बात की थी टर्टल मॉडल के बारे में, और चैप्टर नंबर 3 भी बोल सकते हो। उसमें हम लोग ने टर्टल मॉडल के बारे में बात की थी। हम लोग टर्टल मॉडल के कुछ फंक्शंस भी देखे थे, जैसे कि फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट, राइट। लेकिन सबसे मेन चीज हम लोग ने उसमें एक चीज यूज की थी, जो थी टर्टल डॉट पेन। हम लोग ने ये कीवर्ड यूज किया था, लेकिन वहां पर जब हम लोग ने ये कीवर्ड यूज किया था तो वहां पर जो हम लोग ने पेन लिखा था, ये कीवर्ड एक्चुअली में एक क्लास है जो टर्टल मॉडल के अंदर है। और हम लोग ने उस वीडियो में ऑलरेडी एक क्लास यूज किया हुआ है इसका मतलब, और हमने नोटिस भी नहीं किया। और इसमें फंक्शंस क्या है, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, ये सब हमारे फंक्शंस है। यानी हम लोग ऑलरेडी क्लास को यूज कर चुके हैं और उसका एक ऑब्जेक्ट भी बनाया था हमने, जो था टी। तो यहाँ पर हम लोग ने यहाँ पर टर्टल डॉट पेन ये यूज किया था, और इसी के साथ हम लोग ने यहाँ पर टी यूज किया था। ये टी हमारा ऑब्जेक्ट है, और ऑब्वियसली जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो पेन कीवर्ड है ये हमारा क्लास है जिसको हम लोग ने यूज किया था। तो बेसिकली हम लोग ने ट्यूटोरियल नंबर 3 में ऑलरेडी टी ऑब्जेक्ट बना रखा था और ऑलरेडी ये क्लास भी यूज किया था। यानी हम लोग ट्यूटोरियल नंबर 3 से ऑब्जेक्ट और क्लासेस यूज कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को पता भी नहीं था। लेकिन अब इस वीडियो में भी हम लोग ये ऑब्जेक्ट्स बनाने वाले हैं टर्टल मॉड्यूल में। अभी हम लोग इस टॉपिक पे भी कुछ हम लोग टर्टल्स बनाने वाले हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के बारे में थोड़ा और जान के, और इसमें थोड़ा एडवांस लेवल का टर्टल जानने वाले। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग को हमारी आईडीएलई खोलना पड़ेगा। यस, मैंने वीएस कोड नहीं बोला, मैंने आईडीई नहीं बोला, मैंने बोला आईडीएलई। अब ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। पाइथन जब हम लोग डाउनलोड करते हैं तो एक डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट हम लोग को कोड लिखने के लिए एक जगह मिलती है, जो पाइथन ऑटोमेटिकली डाउनलोड करके देता है। उसको बोलते हैं हम लोग आईडीएलई। लेकिन उसमें हम लोग पाइथन का कोड आराम से लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग वीएस कोड को क्यों यूज करते हैं, हम लोग ये आइडियली क्यों नहीं यूज करते? सबसे बड़ा रीजन ये है कि वीएस कोड में हम लोग कितने भी कोड्स चला सकते हैं। यानी अगर हम लोग को आगे जाके जावा, सी प्लस प्लस ये सब सीखना हो तो बार बार हम लोग को ज्यादा झंझट ना करना पड़े, और सीधा सीधा वीएस कोड पे जाएंगे हम लोग और एक्सटेंशन डाउनलोड करके हम लोग डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पर हम लोग आइडियली यूज करेंगे तो फिर हम लोग को बार बार वो डाउनलोड करने के बाद कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। दूसरी बात, आइडियली थोड़ा डिफरेंट है। जब वीएस कोड में आप पूरा पूरा कोड लिख दोगे, चाहे वो 100 लाइन का क्यों ना हो, वो एक ही बार में पूरा 100 लाइन हम लोग का आउटपुट देगा। लेकिन जब हम लोग आइडियल यूज करेंगे तो एक लाइन के बाद उसी लाइन का तुरंत हम लोग को आउटपुट दे देगा, जिससे हम लोग टुगेदर कोड नहीं लिख सकते। इसीलिए मैं आईडीई को ज्यादा प्रेफर करता हूँ। लेकिन अगर हम लोग को टर्टल मॉडल सीखना है तो उसके लिए आईडीएलई ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जब हम लोग हमारे टर्टल ग्राफिक जो हमारा टैब होगा वो आईडीएलई में खुला रहेगा। यानी हम लोग को जब चाहिए तब हम लोग उस टैब को देख सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग वीएस कोड में ये टर्टल मॉड्यूल यूज करें तो फिर वो खुलते ही बंद हो जाएगा। और जहां तक बात हुई हमारे ये टर्मिनल की, जो हम लोग ने वीएस कोड में यूज किया था, जहां तक बात हुई इस टर्मिनल की जो हम लोग ने वीएस कोड में यूज किया था, तो एक्चुअली ये और हमारा आईडीएलई दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। तो इसलिए इस बार हम लोग आईडीएलई यूज करेंगे, क्योंकि इसमें और ये जो टर्मिनल और हमारा जो आइडियल है वो ऑलमोस्ट सेम है। इसीलिए इस बार हम लोग आइडियल यूज करने वाला है, क्योंकि हम लोग वीएस कोड के बारे में, वीएस कोड में हम लोग ने हमारा कोड लिखकर हम लोग उसके बारे में थोड़ा जान चुके। टर्मिनल में हम लोग ने हमारा कोड ऑलरेडी लिख चुका, तो मतलब हम लोग टर्मिनल से भी थोड़ा वाकिफ हो चुके। लेकिन आइडियली के बारे में भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी जरूरत पड़ती है आइडियली की। तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा आइडियली से भी वाकिफ करवाऊं, इसीलिए मैं आपको आइडियली अभी के लिए चूज करने के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन आप टर्मिनल भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आइडियली खोलने के लिए सबसे पहले तो आप अपने सर्च बार में जाओ, यहाँ पर सबसे पहले सर्च करो आइडियली।
सिर्फ आइडियली सर्च करो और आपका जो आइडियली है वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर मेरे पास 2 वर्ज़न है, 3.10 और 3.11। आपको जो भी वर्ज़न में खोलना है या फिर आपका जो भी लेटेस्ट वर्ज़न है, उस हिसाब से आप अपना आइडियली खोलो। बस आइडियली के आगे आपका जो वर्ज़न है वो लिखा रहेगा, उस हिसाब से आप अपना खोल सकते हो। तो यहाँ पर मैं 3.11 वाला खोल रहा हूँ। यहाँ पर हमारा जो आइडियली है वो खुल चुका है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और हम लोग ने हमारा जो आइडियली है वो खोल चुके हो। यहाँ पर हमारा जो पाइथन का वर्ज़न है वो भी आ चुका है। मैं एक और बात बता देता हूँ कि आप यहाँ पर टर्मिनल भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने आइडियली खोला है। अगर आपको अपना टर्मिनल यूज़ करना है वीएस कोड का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बस यहाँ पर आइए, यहाँ पर टर्मिनल पे क्लिक कीजिए और न्यू टर्मिनल पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर आपका जो टर्मिनल है वो एकदम स्मूथली खुल जाएगा। अब यहाँ पर आप बस पाइथन सर्च कीजिए या फिर आप पाई भी कर सकते हैं और एंटर पे दबाइए। आपका भी यहाँ पर आइडियली जैसा खुल जाएगा, तो आप यहाँ से भी कोड कर सकते हैं और आप यहाँ पर आइडियली से भी कोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग हमारे प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं। अभी हम लोग को बनाना है 2 ऑब्जेक्ट बनाने हैं हम लोग को अभी, जो है और मेनली हम लोग बोल सकते हैं उसको 2 टर्टल बनाने हैं हम लोग को। और उसके लिए सबसे पहले तो हम लोग टर्टल इंपोर्ट करने वाले हैं ऑब्वियसली, और उसके बाद हम लोग 2 ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं, जैसा कि मैंने टी ऑब्जेक्ट बनाया था हम लोग ने। यहाँ पर जैसे हम लोग ने ये वाले ऑब्जेक्ट बनाया है, वैसे ही सेम टू सेम ऑब्जेक्ट बनाना है। और हमने पिछली वीडियो में जैसा ऑब्जेक्ट बनाया था, यानी कि हमारे ऑब्जेक्ट का नाम, मतलब हमारे ऑब्जेक्ट का वेरिएबल और उसके अंदर हमारा क्लास, वैसे ही बनाना है सिंपल। यहाँ पर सबसे पहले टर्टल इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पर हम लोग हमारे ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम रहेगा एवरी, आप कोई भी नाम से बना सकते हो। यहाँ पर हमारे क्लास रहेगा टर्टल डॉट पेन। मैंने यहाँ पर टर्टल नाम क्यों स्पेसिफाई किया, क्योंकि मैंने इस वाली वीडियो में बताया था कि अगर हम लोग को मॉडल के अंदर के कोई क्लास या फिर फंक्शन यूज करना है तो हम लोग को मॉडल और क्लास के बीच में एक डॉट लगाना रहेगा। तो वैसे ही मैंने यहाँ पर भी एक डॉट लगाया है और यहाँ पर जो हमारा कोड है वो एकदम अच्छे से रन किया। और यहाँ पर इसी के साथ हमारा जो टर्टल ग्राफिक्स का विंडो है वो खुल चुका है। यहाँ पर हमारा टर्टल ग्राफिक्स का विंडो खुल चुका है और अभी हम लोग हमारे केट वाले ऑब्जेक्ट को भी बनाते हैं। यहाँ पर इसको भी एंटर दबाएंगे और यहाँ पर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पर फर्क क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि जो हमारा केट है वो एवरी के जस्ट ऊपर आ चुका है, इसलिए ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। अभी आपको समझा नहीं होगा, तो आगे जब भी आप मूव करेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट को तो आपको समझ जाएगा कि ये कुछ ज़्यादा फर्क क्यों नहीं पड़ा। आगे देखते हैं। अभी जो हमारे दोनों ट्रिल ऑब्जेक्ट्स हैं यानी एवरी और केट, वो हमारे पेन क्लास का मेंबर है। यस, ये हम लोग को पता है। और यहाँ पर जो हमारे क्लास है, यहाँ पर जो हमारे ऑब्जेक्ट्स है वो कुछ पावरफुल है। यानी पिछली वीडियो में हम लोग ने जो ऑब्जेक्ट्स बनाए थे वो इतने पावरफुल नहीं थे, क्योंकि हम लोग ने ज़्यादा कुछ क्लास में फंक्शंस ऐड ही नहीं किए थे। हम लोग ने ज़्यादा कुछ कोड ही नहीं लिखा था फंक्शंस के अंदर, क्लासेस के अंदर। तो इसीलिए जो हमारे ऑब्जेक्ट्स थे वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते थे, 2-3 गिने चुने फंक्शंस कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर हमारे जो पेन क्लास है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस है, काफ़ी ज़्यादा कोड है। तो यानी हमारे जो ऑब्जेक्ट्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने वाले। यानी इसमें बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं हम इन ऑब्जेक्ट्स का। अब भी इन ऑब्जेक्ट्स को बनाने के बाद हम लोग को इनको टेस्ट भी करना पड़ेगा, यानी इन पे फंक्शंस यूज़ करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यूज़ करने वाले एवरी पे। एवरी को हम लोग क्या करने वाले हैं, 90 डिग्री लेफ्ट मूव करने वाले हैं और फिर 150 डिग्री फॉरवर्ड। आप कोई भी कोड कर सकते हो एवरी पे, केट पे, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी के लिए इस कोड को फॉलो करूंगा जो मैंने इधर लिखा है। और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को 90 डिग्री लेफ्ट में मूव करना है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को एवरी को लेफ्ट में मूव करना है। यहाँ पर मैं एक स्पेस का गैप देने वाला हूँ ताकि आपको थोड़ा आसानी पड़े एवरी और केट के कोड में डिफरेंस समझने में। आप नहीं भी दोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मैं एवरी एवरी डॉट लेफ्ट एवरी डॉट लेफ्ट, तो इसको 90 डिग्री लेफ्ट की तरफ मुड़वाना। और जैसे ही मैं इसको जैसे ही मैं ये कोड रन करूंगा, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। टर्टल ग्राफिक्स में आपने यहाँ पर देखा कि जैसे ही मैंने ये कोड रन किया, यहाँ पर हमारा जो ये यहाँ पर हमारी जो एवरी है वो मूव कर चुकी है। लेकिन क्या यहाँ पर एक और एरो अभी भी है, तो ये जो एरो है ये है केट। तो जैसे कि मैंने बोला कि एक जो केट है वो उसके जस्ट ऊपर आ गई है, इसीलिए हम लोग को ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा था। दोनों के दोनों सेम लग रहे थे, लेकिन एक्चुअली में वो दोनों अलग अलग थे। वो दो यहाँ पर दो दो टर्टल्स थे,
मैंने जैसे ही मूव किया वैसे यहाँ पर दोनों के अलग अलग दिख रहे हैं हम लोग को। अभी हम लोग को एवरी को फॉरवर्ड करना है 150 पिक्सल्स। और यहाँ पर हमारी जो एवरी है वो 150 पिक्सल्स मूव कर चुकी है आगे। अभी किसकी बारी है? अभी बारी है हमारी केट की। यहाँ पर हम लोग को केट को सबसे पहले 50 पिक्सल्स आगे बढ़ाना है और उसके बाद 90 डिग्री से राइट की तरफ मूव करना है और फिर 20 पिक्सल्स फॉरवर्ड करना है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि आप इन पे कोई भी कोड रन कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन इन पे यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी के लिए सिर्फ इस पे चलूंगा। यहाँ पर अभी के लिए मैं इसको यूज करने वाला हूँ। सबसे पहले केट केट डॉट फॉरवर्ड 50 पिक्सल्स। यहाँ पर हमारी केट चल चुकी है। अभी हम लोग को केट को राइट की तरफ 90 डिग्री मूव करवाना है, तो केट डॉट राइट 90। अब हम लोग को 20 पिक्सल्स आगे बढ़ाना है, केट डॉट फॉरवर्ड। अभी हम लोग ने ये भी कर लिया और हमारा जो अभी तक फिगर है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। और देखा जाए तो अभी तक हमारे जो दोनों एरो हेड्स है वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। यानी कि जो हमारी एवरी है वो ऊपर की तरफ देख रही है, हमारी जो केट है वो नीचे की तरफ देख रही है। ये देखो, यहाँ पर हमारी जो एवरी वो ऊपर की तरफ देख रही है, केट नीचे की तरफ। सेम टू सेम हमारे सेम टू सेम टैब की तरह देख सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर एक और टर्टल ऐड करते हैं जिसका नाम होगा जेकब। लेकिन इसमें और जेकब को बनाने के लिए हम लोग एवरी और केट से बिल्कुल भी छेड़ी छानी नहीं करने वाले। हम लोग उसमें टच भी नहीं करने वाले। बिना उसको कुछ किए हम लोग हमारा नया टर्टल बना सकते हैं। यानी अगर हम लोग को कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, एक एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हम लोग के जो पहले के ऑब्जेक्ट है उनको बिना कुछ टच किए, उनको बिना छेड़े हम लोग हमारा नया ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जेकब को बनाने वाले एक नया ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हम लोग को 180 डिग्री लेफ्ट में मूव करवाना है। 180 डिग्री लेफ्ट मूव करवाना है। आप राइट पे भी कर सकते हैं, क्योंकि 180 डिग्री के लिए हम लोग लेफ्ट करें या राइट करें वो दोनों तरफ से पीछे ही मुड़ने वाला है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लेफ्ट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग को 80 पिक्सल्स फॉरवर्ड करना है। ओके, यहाँ पर मैं एक और स्पेस दूंगा। स्पेस देने की कोई जरूरत नहीं है, आप बिना स्पेस के भी काम कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर थोड़ा ऑर्गेनाइज में करके दिखाऊंगा, ताकि अगर आप कुछ दिनों बाद या फिर कभी भी आपको ये वीडियो देखोगे तो फिर आपको ये वीडियो समझने में थोड़ी आसानी पड़ेगी कि कहाँ पर मैंने एवरी का कोड लिखा है, कहाँ पर मैंने केट का कोड लिखा है, कहाँ पर मैंने मेरे टर्टल्स को इंपोर्ट किया, कहाँ पर मैंने बनाया है, ये सब। टर्टल डॉट और यहाँ पर हम लोग लेफ्ट यूज नहीं करने वाले, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि लेफ्ट। लेकिन यहाँ पर हम लोग लेफ्ट यूज नहीं करने वाले, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बैकवर्ड फंक्शन यूज करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर हम लोग बैकवर्ड फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर लेफ्ट और फॉरवर्ड की जगह हम लोग डायरेक्टली बैकवर्ड यूज कर सकते हैं, जिससे हमारा जो कोड है उससे ज्यादा बचत होगी। लेकिन आप देखा जाए तो ये भी कर सकते हो। अभी के लिए मैं आपको सिखाने के हिसाब से मैं आपको बैकवर्ड फंक्शन करके दिखाऊंगा। बैकवर्ड और यहाँ पर 80 पिक्सल्स, क्योंकि हम लोग को मूव करना था इसलिए हम लोग बैकवर्ड 80 करेंगे। और यहाँ पर हमारा जो कोड है बिल्कुल अच्छे से चल चुका है। यहाँ पर हमारी जो एवरी है वो कुछ यहाँ पर है, हमारा जो केट है वो यहाँ पर है, और हमारी जो जेकब है वो यहाँ पर है। और हमारी जो ड्राइंग है वो कुछ ऐसी दिख रही है सेम। और एक चीज आपको याद करनी है कि जब भी आप टर्टल डॉट पेन करके एक नया नया बना रहे हो, तो आप एक नया टर्टल बना रहे हो, यानी एक नया इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट बना रहे हो, एक नए नए ऑब्जेक्ट्स बना रहे हो। और जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स है, चाहे आप कितने भी बना लो, जो भी आपने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं वो अभी भी पेन क्लास के इंस्टेंस होंगे। जैसा कि मैंने बोला था, इंस्टेंस मतलब इंस्टेंस ऑब्जेक्ट्स को आप इंस्टेंस ऑफ द क्लास भी बोल सकते हो। ऑब्जेक्ट बस एक शॉर्ट फॉर्म है। तो मतलब जब भी आप एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो वो अभी भी इंस्टेंस हो गए क्लास के। आप हर एक पे सेम फंक्शन यूज कर सकते हो और हर एक को मूव कर सकते हो आपके हिसाब से। अभी हम लोग देखेंगे दूसरे यूजफुल फीचर्स ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के। ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस इजी बनाते फंक्शंस को ग्रुप करने में। यानी अगर हम लोग को कोई, जैसे कि अगर हम लोग को कोई गेम बनाना है और हम लोग को उसके गेम कंट्रोल्स अलग रखने हैं, उसका मैप अलग रखना है, उसके हिसाब से अलग अलग कोड लिखने हैं, तो हम लोग उसके हिसाब से अलग अलग क्लास बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग गेम कंट्रोल बनाए तो क्लास गेम कंट्रोल्स, और फिर हम लोग को नीचे हम लोग हमारे फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मूव लेफ्ट, मूव राइट, मूव
ये सब हम लोग ये सब कर सकते हैं आसानी से, और हम लोग फंक्शंस को ग्रुप कर सकते हैं अलग अलग क्लास के अंदर। हमारे फंक्शंस एक और चीज में यूजफुल है। अगर हम लोग को चाहिए कि हमारे जो फंक्शंस है वो छोटे छोटे बने, यानी थोड़े यूज यानी जो यानी थोड़े से समझने में आसानी पड़े, छोटे छोटे बने, छोटे छोटे चंक्स में बने, तो इसके लिए जो हमारे ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस है काफी ज्यादा यूजफुल है। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम लोग को बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना है, जैसा कि एक 3D कंप्यूटर गेम, तो ये बहुत इम्पॉसिबल बनता है, ये बहुत इम्पॉसिबल होता है इस बड़े बड़े प्रोग्राम्स को समझने में, क्योंकि वहां पर बहुत सारा कोड है। सिंपल, यहाँ पर बहुत सारा कोड है तो उसको समझने में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। पर इन प्रोग्राम्स को आप छोटे छोटे पीसेस में कर सकते हो, इनको सेंस बना सकते हो, हर एक पीस को अलग अलग क्लास में डाल के, अलग अलग फंक्शंस में डाल के। और आप ये क्यों कर सकते हो? जब तक आप पाइथन सीख रहे हो, जब तक आपको पाइथन पता है, तो इसीलिए प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। तो जब आप एक बड़ा प्रोग्राम बना रहे हो, बड़ा प्रोग्राम लिख रहे हो, तो उसको उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना भी काफी जरूरी होता है, ताकि अगर आप कितने दिनों बाद, या फिर आप किसी ताकि आप किसी को दिखाने जा रहे हो, या फिर किसी जॉब के लिए जा रहे हो, तो वहां पर अगर आप अपना ये कोड दिखाओगे, तो आपका जो इंटरव्यू ले रहा होगा वो काफी ज्यादा इम्प्रेस होगा आपसे, क्योंकि आपने जो कोड है उसको इतना सिंपल बना दिया है, इतने बड़े कोड को इतना सिंपल बना दिया है कि वो भी सोचेगा किसने कैसे कर लिया, लेकिन क्योंकि आपने उसको एकदम अच्छे से डिवाइड किया। ठीक है। और जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स है, जैसे कि आपका ये क्रोम ब्राउजर, कोई ब्राउजर ही ले लो, जैसे कि आपके ब्राउजर्स कितने कॉम्प्लिकेटेड होंगे किसी को नहीं पता, इनके लिए कितने कोड लगे होंगे, कितने महीने लगे होंगे इसको बनाने में, किसी को नहीं पता। और अगर ये जो बने होंगे, तो ये काफी ज्यादा टीम्स, काफी ज्यादा लोगों के मदद से बने होंगे, जो दुनिया में कहाँ कहीं ना कहीं बैठे होंगे और एक साथ बैठ के सब लोग कोड कर रहे होंगे, तभी ये जो प्रोग्राम्स है बड़े बड़े, जैसे कि वेब ब्राउजर, या फिर आपका कोई भी गेम ले लो, या फिर आपके कोई भी काम की एप्स ले लो, वो सब कितने कोड के बाद बने होंगे किसी को नहीं पता। काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स है ये लोग। और अगर इमेजिन करो, हम लोग ने पिछली वीडियो में जो बनाए थे, यानी हमारे एनिमल्स क्लास, ये सब क्लास अगर हम लोग को इनको और बढ़ाना है, इनको और बढ़ाना है, तो काफी ज्यादा काम लगेगा। हम लोग हमारे फ्रेंड्स को हेल्प के लिए मांगेंगे, और हमारा जो वर्क है उसको डिवाइड कर सकते हैं। यानी जैसे कि मैं बोल सकता हूँ मेरे दोस्त को, कि तू ये एनिमल्स वाला पार्ट ले, मैं ये जिराफ्स वाला पार्ट, मैं ये डॉग्स वाला पार्ट लेता हूँ। मैं किसी और को बोलूंगा वो तू मैमल्स वाला पार्ट ले, तू एनिमेट वाला पार्ट ले। ऐसे मैं कह सकता हूँ कि जिसको अच्छे अच्छे कोड आते होंगे उसके हिसाब से उसको मैं दूंगा। जैसे मेरे दोस्त को मुझसे अच्छा आता है, तो मैं उसको अपने से ऊपर वाले रैंक को दूंगा। अगर मेरे को अगर मेरे को कोड आता है, जैसे कि एनिमेट में कर रहा हूँ, और मेरे से अच्छा किसी को आ रहा है, तो मैं उसको दूंगा थिंग्स वाला। अगर मेरे से थोड़ा कम आता है किसी को, तो उसको मैं एनिमल्स वाला दूंगा। ऐसे में मैमल्स, एनिमल्स, डॉग्स करके दे सकता हूँ मैं। इनहेरिटेड फंक्शंस, अब हम इनहेरिटेड फंक्शंस जान रहे हैं। आप में से कितने लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो हमारा डॉग क्लास है, ये जो हमारा डॉग क्लास है, उसने उसने काफी ज्यादा फंक्शंस हमारे एनिमल्स और मैमल्स क्लास में से यूज किया है। यानी जैसे कि यहाँ पर जो ईट फूड है, वो एक्चुअली यहाँ पर है एनिमल क्लास में, और वो यहाँ से यहाँ पर यूज हो रहा है हमारे ऑब्जेक्ट के पास, यानी डॉग क्लास में। ये इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं इनहेरिटेड फंक्शंस। यानी ये जो फंक्शंस है, ये ऑटोमेटिकली उसके चाइल्ड क्लास में जाता है, और जैसे ही एनिमल मैमल में गया, मैमल ने इसको डॉग में भेजा। डॉग मैमल का चाइल्ड क्लास है, इसलिए ये जो हमारे फंक्शंस है वो अपने चाइल्ड क्लास में जाते रहते जब तक ये चाइल्ड क्लास रुक ना जाए। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो डॉग क्लास है उसने मैमल से लिया, और मैमल को किसने दिया? एनिमल को दिया, एनिमल ने दिया। यहाँ पर कुछ एक लुक ले लो, रिलेशनशिप मैमल्स और एनिमल क्लास में। मैं डॉग की बात नहीं कर रहा, मैमल और एनिमल। ये देखो, यहाँ पर जो एनिमल है इसके पास काफी ज्यादा फंक्शंस है, ब्रीथ, मूव, ईट। और वहीं पर जो मैमल है उसके पास है फंक्शन, लेकिन वो इस फंक्शंस को भी यूज कर सकता है, जैसे कि ईट, मूव, ब्रीथ। क्योंकि क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग ने ये चाइल्ड क्लास है एनिमल का, तो फिर इसके जो भी गुण होंगे वो इसमें भी पहुंचेंगे, और इसका जो चाइल्ड क्लास है उसके गुण भी इसमें पहुंचेंगे। ऐसा चलता रहेगा। अभी फंक्शंस कॉलिंग अदर फंक्शंस, यानी अगर हम लोग को
हम लोग को चाहिए कि जो हमारे क्लास में एक फंक्शन है, जो हम लोग को चाहिए कि हमारे इस फंक्शन में भी आए। जैसे कि हमारे ये जो एनिमल क्लास में हमारा ईट फूड है और मूव है, और ये जो है अगर हम लोग को चाहिए कि ये डॉग क्लास में आए, जैसे कि डॉग क्लास में मैं अगर बना रहा हूँ फाइंड फूड, ऐसे करके अगर मैं कोई फंक्शन बना रहा हूँ, तो ऑब्वियसली उसमें मेरे को ईट फूड चाहिए, मूव चाहिए। तो इसके लिए मैं कैसे बनाऊंगा, मतलब अगर मेरे को उसमें हमारे दूसरे फंक्शंस यूज करने तो कैसे करूंगा। यहाँ देखो, जब भी हम लोग कोई फंक्शंस कॉल कर रहे हैं ऑब्जेक्ट से, तो हम लोग सिंपल उस वेरिएबल का नाम लेते हैं, यानी ऑब्जेक्ट का नाम लेते हैं, और वहां पर जो फंक्शन है उसका नाम डॉट के आगे उस फंक्शन का नाम लेते हैं। यहाँ देखो, जैसे कि हमारा ऑब्जेक्ट है, उसके आगे मैंने फंक्शन का नाम लिखा है विथ डॉट, और यहाँ पर पैरेंथेसिस, हम लोग ने सिंपली इसको कॉल किया। लेकिन अगर कोई फंक्शन हम लोग को यूज करना है क्लास के अंदर, क्लास के अंदर ही हम लोग को कोई क्लास का फंक्शन यूज करना है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सेल्फ पैरामीटर। याद रखना, जो हम लोग ने उस पिछली वीडियो में देखा था सेल्फ पैरामीटर, हम लोग वो यूज करने वाले हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर मैंने सेल्फ पैरामीटर यूज किया है। यहाँ पर मैंने हर एक फंक्शन में यहाँ पर सेल्फ पैरामीटर यूज किया है। इस सेल्फ पैरामीटर को मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि अगर हम लोग को आगे जाके इस फंक्शन को अगर कहीं पर यूज करना है, या फिर इस फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को यूज करना है, इसलिए मैं सेल्फ पैरामीटर यूज कर सकते हो। और अगर ये जरूरी है एक्चुअली अगर आपको कोई भी क्लास में अगर फंक्शन बना रहे हो, तो अगर आपने सेल्फ पैरामीटर नहीं डाला तो आपको एक एरर आ जाएगा। तो इसलिए ये जरूरी भी होता है एक्चुअली, चाहे आप फंक्शन कॉल करो या ना करो। और ये जो सेल्फ पैरामीटर है, यही एक वे है, यही एक जरिया है अगर हम फंक्शंस दूसरे क्लास के फंक्शंस को कॉल करना, या फिर सेम क्लास के फंक्शंस को कॉल करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम लोग को एक डॉग क्लास में हम लोग को, जैसे कि मैंने आपको बताया, फाइंड फूड करके बनाना है, तो हम लोग उसके लिए हमारे जो फंक्शन को हम लोग सेल्फ पैरामीटर से यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, एक बार इसको एक बार इसको समझते हैं। हम लोग यहाँ पर क्लास है और इसके अंदर हम लोग ने फंक्शन बनाया है डिफाइन फाइंड फूड, और उसके अंदर सेल्फ पैरामीटर यूज किया है क्योंकि हम लोग को इसमें दूसरे फंक्शंस को बुलाना है। इसके बाद हम लोग ने सेल्फ डॉट मूव किया है। इसके बाद हम लोग ने सेल्फ डॉट मूव किया, यानी हम लोग ने एक फंक्शन को बुलाया। अगर मैं डायरेक्टली मूव लिखता तो मेरे को एरर आता, और उसके बाद मैं आपको अभी आउटपुट दिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ पर सेल्फ डॉट मूव किया, यहाँ पर हम लोग ने प्रिंट किया ही फाउंड द फूड, और यहाँ पर ईट फूड फंक्शन को कॉल किया। एक बार इसको प्रैक्टिकली करते हैं। यहाँ पर मैंने वीएस कोड खोल दिया है, और यहाँ पर हमारा ये रहा हमारा फाइल जो था क्लासेस डॉट पी वाई। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारे जो फंक्शंस है वो बने हुए। और यहाँ पर अगर मेरे को एक ऐड करना है जो है फाइंड फूड, तो इसके लिए सबसे पहले तो हम लोग डेफ फाइंड फूड करके हमारा जो फंक्शन है उसको बनाएंगे फाइंड फूड, और यहाँ पर सेल्फ पैरामीटर, क्योंकि हम लोग इसमें हमारे फंक्शन को कॉल करने वाला है, और अगर हम लोग ने इसको नहीं किया तो हम लोग को ऑब्वियसली एक एरर आने वाला है। और इसके अंदर हमारा बॉडी लिखने वाला है जो है सेल्फ डॉट मूव, यानी अभी यहाँ पर ये पहले प्रिंट करेगा मूविंग, और उसके बाद क्योंकि मैंने यहाँ पर मूव फंक्शन में मूविंग प्रिंट करवाया है, तो यहाँ पर सबसे पहले ये प्रिंट करेगा मूविंग, उसके बाद ये हम लोग प्रिंट करवाना चाहेंगे ही फाउंड द फूड। ही फाउंड द फूड, और उसके बाद हम लोग सेल्फ डॉट ईट फूड यूज करना चाहेंगे, और सेल्फ ईट फूड में मैंने ईटिंग फूड यूज किया है, तो इसलिए यहाँ पर भी ईट फूड में ईटिंग फूड लिखाएगा। इसका आउटपुट क्या होगा एक बार अंदाजा लगाते हैं। यहाँ पर ये आउटपुट क्या देगा, सबसे पहले तो ये मूविंग लिखाएगा क्योंकि यहाँ पर मूव फंक्शन का यूज किया है। उसके बाद ही फाउंडेड द फूड लिखाएगा, उसके बाद लिखाएगा ईटिंग फूड। एक बार इन सबको हटाते हैं और यहाँ पर सीधा सीधा हम लोग यूज करते हैं बिंगो डॉट फाइंड फूड। और अगर हम लोग ने इसको रन किया, यहाँ पर रन करने के बाद हम लोग का आ चुका है मूविंग, फिर ही फाउंडेड द फूड, और फिर ईटिंग फूड। अभी यहाँ पर मैंने जैसे कि बोला था कि यहाँ पर सबसे पहले ये मूव करता हुआ दिखाई देगा, फिर उसने खाना ढूंढ लिया और उसके बाद वो खाना खा लेगा ऑब्वियसली। लेकिन यहाँ पर अगर मैंने सेल्फ पैरामीटर यूज नहीं किया होता, तो यहाँ पर मैंने अगर सेल्फ पैरामीटर यूज ही नहीं किया होता तो क्या होता है, ये देखो पहले ही वीएस कोड बता रहा है कि हम लोग को एक एरर आने वाला है, और ये बोल रहे हैं नॉट डिफाइंड। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग ने सेल्फ पैरामीटर यूज नहीं किया। ये पाइथन का एक रूल है कि अगर हम लोग सेल्फ पैरामीटर यूज नहीं करेंगे तो हम लोग कोई भी क्लास के अंदर फंक्शन यूज नहीं कर पाएंगे।
एक बार इसको अगर रन भी करेंगे तो हम लोग को एक एरर आएगा जो होगा कुछ ऐसा, नेम मूव इज नॉट डिफाइंड, मतलब ये डिफाइन नहीं किया है ये क्या है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे सेल्फ डॉट यूज करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से काम करेगा। तब ये बिल्कुल अच्छे से तब ये बिल्कुल अच्छे से काम करेगा। तो इसलिए जो ये सेल्फ पैरामीटर है एक ही जरिया है इसको यूज करना। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप यहाँ पर सेल्फ पैरामीटर की जगह कुछ और भी नाम दे सकते हो, जैसे कि सिर्फ मैं दूंगा माई सेल्फ। यहाँ पर मैं माई सेल्फ भी यूज कर सकता हूँ, बस यहाँ पर भी आपको माई सेल्फ यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर आप कुछ भी नाम दे सकते हो, बस आपको एक पैरामीटर होना चाहिए, चाहे वो सेल्फ हो माई सेल्फ हो, कुछ भी नाम दे सकते हो। यहाँ पर हमारा जो कोड है बिल्कुल अच्छे से काम किया, ये बिल्कुल अच्छे से काम करेगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट लोग यही यूज करते हैं सेल्फ पैरामीटर, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा आसानी पड़ता है, क्योंकि कोई भी पाइथन का यूजर मोस्ट प्रोबेबली ये यूज करता है। और अगर कोई आपके किसी को दिखाना चाहे तो वो भी सेल्फ पैरामीटर ही ढूंढेगा यार। तो इसीलिए मैं ज्यादातर सेल्फ पैरामीटर यूज करता हूँ। लेकिन अगर आपको कुछ और नाम से करना है तो आप बिल्कुल ही आप वो नाम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम के बिना। आगे देखते हैं। अभी हम लोग ने एक फंक्शन बनाया है जो दो फंक्शंस को यूज कर रहा है, दो दूसरे फंक्शंस को यूज कर रहा है, जो प्रोग्रामिंग काफी कॉमन है। यानी आप बहुत बार इसको यूज करने वाले हो। मैं आपको दावे से बोल रहा हूँ कि अगर आपको एक बड़ा कोड लिख रहे हो तो आप पक्का ये चीज यूज करने वाले हो अपने एक फंक्शन में दूसरे फंक्शंस को यूज करने के लिए। ज्यादातर आप ऐसे फंक्शंस लिखोगे जो कुछ काम के लिए यूजफुल है, कुछ स्पेसिफिक काम के लिए यूजफुल है, और बाद में दूसरे फंक्शंस में उस फंक्शन को यूज करने वाले हो। अभी ये जो सेल्फ है ये हम लोग कुछ और फंक्शंस बनाने वाले हैं डॉग क्लास में। जैसा कि यहाँ पर देखो, स्लीप इन योर कैनल, डांस, ये सब हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पर अभी हम लोग ये दोनों फंक्शंस को भी एक बार बना लेते हैं, जो है स्लीप इन योर कैनल, या फिर हम लोग स्लीप भी बोल सकते हैं या फिर डांस भी बोल सकते हैं। और ये दोनों के कोड भी काफी सिंपल है यार। जैसे कि स्लीप में हम लोग ने लिखा है सेल्फ डॉट मूव, क्योंकि वो अपने घर तक जाने वाला है, मूव करेगा, उसके बाद स्लीपिंग प्रिंट हुआ आ जाएगा। और डांस में सिर्फ मूव 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 मूव, डांस में सिर्फ वो मूवी करने वाले। वैसे कोई डॉग मूव डांस तो करता नहीं है, लेकिन मेरे एग्जाम्पल के लिए मैंने डांस ही चूज कर लिया। यहाँ पर डेफ स्लीप इन योर कैनल, यहाँ पर सेल्फ डॉट मूव प्रिंट। यहाँ पर हम लोग ने इन दोनों फंक्शन को भी लिख दिया है, जिसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। मैंने डांस वाली तो ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग सीखने के हिसाब से तो ये कर ही सकते हैं। और आप भी कुछ अपने हिसाब से फंक्शन बना सकते हो, अपने हिसाब से ऐसे कुछ फंक्शन बना सकते हो, जैसे कि इनहेरिटेड फंक्शंस। अभी इनिशियलाइजिंग एन ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ? जब एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर कुछ वैल्यूज होते हैं, हम लोग कुछ वैल्यूज सेट करते हैं, जो हम लोग प्रॉपर्टीज ही बोल सकते हैं, बाकी बाद में यूज करने के लिए। और जब हम लोग इसको एनालाइज इनिशियलाइज करते हैं हमारे ऑब्जेक्ट में, तो हम लोग का जो ऑब्जेक्ट है वो यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, अगर हम लोग को चाहिए कि जो हमारा यूजर है वो हम लोग को डायरेक्टली हम लोग को वेट वाला एक हम लोग को डॉग का वेट बता दे, डायरेक्टली हम लोग को वेट बता दे, तो इस कंडीशन में हम लोग इनिट फंक्शन यूज कर सकते हैं। अब ये इनिट फंक्शन क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये एक स्पेशल फंक्शन है पाइथन ने दिया है हम लोग को, जो पाइथन के क्लास में यूज होता है। और ये जो इनिट फंक्शन है ये हम लोग को वैल्यू लेकर देता है जब भी हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। मतलब जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बना रहे होगे वैसे ही आपको एक वैल्यू देना पड़ेगा। जैसे कि आप फंक्शन कॉल कर रहे हो तो वहां पर आपको वैल्यू देना पड़ता है आपके पैरामीटर का, वैसे ही यहाँ पर जैसे ही आप फंक्शन कॉल कर रहे होगे आपको क्लास के अंदर उसका वैल्यू देना पड़ेगा। उस इनिट फंक्शन में वो डायरेक्टली बिना कॉल किए ही वो अपने आप आ जाता है, जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को बना रहे होते हैं। देखो यहाँ पर कैसे यूज करना है। यहाँ पर हम लोग को उसके अंदर डेफ और फिर अंडरस्को इनिट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैंने दो अंडरस्को यूज किया है, और उसके बाद में भी हम लोग ने दो अंडरस्को यूज किया है। इसके बाद सेल्फ सेल्फ बिल्कुल यूज होने वाला है,
और उसके बाद वेट, जो हम लोग को वेट चाहिए, जो यूजर से हम लोग को वेट चाहिए रहेगा, वो सेल्फ डॉट डॉग वेट इज इक्वल टू वेट। यहाँ पर देखो एक चीज आप गौर करोगे कि यहाँ पर मैंने वेरिएबल बनाने से पहले यहाँ पर सेल्फ डॉट यूज किया, क्योंकि अगर आपको ये जो वेरिएबल्स है, अगर आपको ये दूसरे फंक्शंस में भी यूज करना है क्लास के, तो आपको यहाँ पर सेल्फ डॉट यूज करना होगा, या फिर आपको ऐसे भी सेल्फ डॉट यूज करोगे तो आपको थोड़ा आसान पड़ेगा। क्यों, इसलिए जब भी आप एक फंक्शन वेरिएबल बना रहे होगे एक क्लास के अंदर है, तो आपको ऑब्वियसली सेल्फ डॉट ये यूज करना ही होगा। एक बार इसको प्रैक्टिकली बनाते हैं। यहाँ पर हमारा डॉग डेफ, ये देखो यहाँ पर देखो अंडरस्कोर क्या, तो वैसे ही यहाँ पर VS कोड ने हम लोग को काफी ज्यादा ऑप्शन दे दिए। जैसे मैं इनट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ देखो इसने मेरे को पूरा का पूरा कोड लिख कर दे दिया है। फिलहाल के लिए हम लोग को इसकी जरूरत नहीं है। और ये जो सुपर है ये एक अलग कीवर्ड है जो मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ। अभी के लिए सुपर के लिए हम लोग इस सुपर पर नहीं जाने वाले। और यहाँ पर इसने हम लोग को पूरा लिख कर दे दिया। यहाँ पर मैं वेट डालना चाहूंगा, वेट नाम का पैरामीटर। और यहाँ पर हम लोग सेल्फ डॉट डॉग वेट यूज करने वाले। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग को एक सेल्फ यूज करना रहेगा, क्योंकि क्योंकि क्या पता हम लोग इसको आगे जाके भी यूज करने वाले हैं। वेट, और यहाँ पर हमारा जो यूजर पैरामीटर देगा, यहाँ पर हमारा जो यूजर पैरामीटर वैल्यू देगा वेट का वो। और यहाँ पर हमारा जो कोड लिख चुका है, अगर आपको ये नहीं समझा मैं आपको फिर से समझाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ने वेरिएबल बनाया, इस सेल्फ डॉट को मत ध्यान दीजिए। इस सेल्फ डॉट बस समझिए कि ये जरिया है हम लोग को इस वेरिएबल को यूज करने का दूसरे फंक्शंस में। अभी के लिए सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए। ये जो डॉग वेट है ये हम लोग ने वेरिएबल बनाया, और उसके अंदर जो हमारा वेट होगा वो यूजर हम लोग को पैरामीटर के रूप में देगा। और हम लोग ने जैसे ही ये चलाया, यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर जो है हम लोग अगर इसको चला के एक बार रन करेंगे तो बेसिकली हम लोग को एक एरर आने वाला है। यहाँ पर देखो हम लोग को एक एरर आ चुका है कि जब आप ये ऑब्जेक्ट बना रहे थे, मतलब जो आपने ये ऑब्जेक्ट बनाया है, पाइथन बोल रहा है कि जो आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसमें एक आर्गुमेंट मिसिंग है, यानी आपने एक चीज नहीं डाली है उसमें। आपने ये एरर देखा होगा पहले भी, जब मैंने आपको बताया था कि फंक्शंस में अगर आप उस पैरामीटर वैल्यू नहीं दोगे तो आपको भी सेम एरर आएगा। तो वैसे यहाँ पर भी एक एरर आ रहा है कि आपको यहाँ पर वेट को डालना था, लेकिन मैं क्यों डालूं वेट को, बल्कि मैंने उस फंक्शन को कॉल भी नहीं किया। इस यही खासियत है इनिट फंक्शन की, कि आप उसको कॉल करो या ना करो वो अपने आप ही कॉल हो जाएगा जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो। तो इसलिए जब भी आप एक इनिट फंक्शन यूज करो तो एक चीज ध्यान रखें कि आप ऑब्जेक्ट बनाते हुए उसके सारे वैल्यूज दे दीजिए। और यहाँ पर हम लोग वेट, यहाँ देखो जैसे मैं यहाँ पर फिर से बनाऊंगा, ये देखो यहाँ पर हमारा जो VS कोड है वो बता रहा है वेट। तो इसलिए मैं आइडियली ज्यादा प्रेफर नहीं करता, इसके यही ज्यादा प्रेफर करता हूँ। यहाँ पर वेट बता रहा है और इसके अंदर हम लोग को वेट डालने के लिए बोल रहे हैं। हमारा वेट होने वाला है 29, मे बी 29 या। और इसको अगर हम लोग फिर से रन करें तो इस बार हम लोग को एरर नहीं आने वाला है। ये देखो बिल्कुल एरर नहीं आया। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग ने जो पैरामीटर वेट है उसको हम लोग ने वेरिएबल में डाल दिया है, ताकि यूजर हम ताकि आगे जाके अगर हम लोग को वेट का कुछ काम हो तो हम लोग डॉग वेट करके जो वेरिएबल है इसको ही कॉल कर लेंगे। और मैं बेसिकली जब भी मैं कोई बड़ा कोड लिख रहा रहता हूँ तो अगर मैंने ये इनिट फंक्शन यूज की, तो अगर मैंने एक क्लास बनाया हुआ है तो मैं उसमें एक इनिट फंक्शन जरूर डालता हूँ, ताकि जो यूजर है वो मेरे को उसी टाइम मेरा जो पैरामीटर, मेरा जो वेरिएबल मेरे को यूज होने वाले उस इनिट फंक्शन में यूज स्टोर कर लेता हूँ मैं, और ताकि जो यूजर है उसी टाइम मेरे को वैल्यू दे दे बिना कोई, ताकि मेरे को आगे जाके कुछ एरर ही ना आए। और जैसा एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है, वैसे ही हम लोग फंक्शन के साथ पैरामीटर, फंक्शन के साथ हम लोग वेरिएबल्स को भी बुला सकते हैं सेल्फ पैरामीटर से। और आगे और आगे अगर आप एक बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना रहे हो और अगर आपको प्रिंट करवाना है अलग अलग ऑब्जेक्ट का अलग अलग वेट, तो आप कुछ ऐसे कर सकते हो। यानी आप बुजो लैंड्रो करके मैंने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। यहाँ पर आप उनके डॉग्स, यहाँ पर मैंने डॉग्स का वेट डाला है 90, 85 ये सब डाला है। और यहाँ पर जो अगर हम लोग को प्रिंट करवाना है उनका डॉग का वेट, तो हम लोग प्रिंट बुजो डॉट डॉग वेट, यानी हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है और हमारा जो वेट यानी हमारा वेरिएबल है दोनों को प्रिंट करवाओ। एक बार हम लोग भी करके देखे जरा हमारा भी प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रिंट, यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा डॉग वेट, यस हमारा आ चुका है।
हम लोग को इसमें सेल्फ पैरामीटर यूज़ ना करना नहीं करना पड़ा क्योंकि हम लोग क्लास के बाहर है। और यहाँ पर हम लोग ने पैरेंथेसिस यूज़ नहीं किया क्योंकि इसका सिंपल सा जवाब ये है कि हम लोग कोई फंक्शन या फिर क्लास के आगे लगाते हैं पैरामीटर। यहाँ पर यहाँ पर हम लोग ये जो फंक्शंस और क्लास है उसके आगे पैरेंथेसिस लगाते हैं। कोई वेरिएबल के आगे कोई पैरेंथेसिस नहीं लगाते, इसलिए यहाँ पर हम लोग ने पैरेंथेसिस नहीं लगाया। इसको अगर हम लोग रन करेंगे तो यहाँ पर देखो यहाँ पर 29 आ रहा है, यानी हम लोग का जो बिल्कुल अच्छे से काम किया, यहाँ पर भी हम लोग ने 29 स्टोर किया था, तो इसका मतलब हमारा एकदम अच्छे से काम कर रहा है। यहाँ पर भी 90 और 85, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पर बूज और लैंड्रो का किया था 90 और 85। यस। हाँ, एक चीज आपको जरूर याद करनी है कि जब भी आप एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो और अगर आपको उस ऑब्जेक्ट यानी क्लास के वेरिएबल और फंक्शंस को यूज करना है तो आप डॉट ऑपरेटर जरूर यूज करना। उसके बिना आप डिफाइन नहीं कर पाओगे कि आपको क्या यूज करना है। और सेल्फ पैरामीटर, और अगर आप कोई क्लास के अंदर उसको यूज करना चाहते हो तो आपको सेल्फ पैरामीटर यूज करना है, फिर डॉट ऑपरेटर यूज करना है। यार देखो, अगर हम मेरे को ऑब्जेक्ट चाहिए फंक्शंस यूज करते हुए तो हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम लेते हैं फिर फंक्शन का नाम लेते हैं। लेकिन अगर हम लोग को क्लास के अंदर लिखना है तो हम लोग यहाँ पर सेल्फ पैरामीटर लेते हैं, उसके बाद डॉट मूव ये यूज करते हैं। तो यहाँ पर बस हम लोग को चेंज करना है, क्लास के अंदर सेल्फ करना है और क्लास के बाहर हम लोग को ऑब्जेक्ट का नाम लेना है। और आज की वीडियो बस इतनी ही। आज की वीडियो में हम लोग ने क्या क्या सीखा? आज की वीडियो में हम लोग ने ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस एंड पिक्चर्स सीखा, यानी आईडीएल के बारे में जाना थोड़े, और थोड़ा टर्टल के बारे में और जान चुके। यहाँ पर हम लोग ने ये चित्र बनाई, आप ऐसे कितने भी बना सकते हो। हम लोग ने ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के कुछ और यूजफुल फीचर्स देखे। हम लोग ने इनहेरिटेड फंक्शंस के बारे में जाना, फंक्शन कॉलिंग अनदर फंक्शन, यानी एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कैसे कॉल करे वो जाना, और ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करना यानी इनिट फंक्शन ये भी जाना। अगली वीडियो का टॉपिक होने वाला है पाइथन के बिल्ट इन फंक्शन, यानी पाइथन के डिफॉल्ट फंक्शंस जो हम लोग को बाय बिल्ट इन मिलता है वो जानने वाले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपको ये थोड़ी नॉलेजेबल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगे या कुछ बुरा लगे तो रिस्पॉन्स के लिए आप कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने हैं पाइथन के बारे में थोड़ा और जानना है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।